पाकिस्तान में सहाफ़ी होना कितना मुश्किल काम है? बहुत कम लोग हैं जो सहाफ़त कर रहे हैं, वरना तो लोग एजेंडों के ऊपर हैं। हम पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। ये जो हाइब्रिड टाइप रिजीम है ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। आप इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों हैं? तनकीद तो कब कब नहीं हुई, क्या सुकरात के ऊपर नहीं हुई? करने वाले तो अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉगर्स उठा लिए जाते हैं, व्लॉगर्स उठा दिए जाते हैं, या बहुत सारी और चीज़ें जो ना नज़र आने वाले चेहरे होते हैं, उनसे खौफज़दा क्यों होना? हम उस बददियानती के साथ नहीं खड़े हो सकते। आप बेशक जितनी मर्जी गालियाँ दे दें। पाकिस्तानी सहाफ़ी आसमा शिराजी आजकल अमेरिका आई हुई हैं। हमने सोचा इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता, उनसे कुछ बातचीत कर ली जाए। आसमा, हम खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया निदा, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ। आसमा, इजाज़त है कुछ मुश्किल सवालात करने की? हाँ हाँ ज़रूर। सबसे पहले तो हम ये डेफिनेटली आई वांट टू टॉक अबाउट इस वक्त पाकिस्तानी सहाफ़ी जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है कि मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़ात ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि निशाने में रहती है। आप इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों हैं? मेरा ख्याल है कि देखिए, हम एक ऐसी एनवायरनमेंट में हैं, जो ऐसी रिजीम में है जहाँ पे कंट्रोल्ड है हर चीज़। उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जब कोई अपनी बात कहता है या अपनी बात अपनी सोच के ज़रिए कहता है, और वो किसी एजेंडे पे नहीं होता या किसी के कहने पे नहीं कर रहा होता, तो मेरा ख्याल है वो जो आज़ाद सोच है वो लोगों के लिए एक प्रॉब्लम पैदा करती है। तो आप उनको, अब वो दौर तो है नहीं कि आप लोगों को जो है वो आप ओपनली चैलेंज करें। खैर पाकिस्तान में तो वो भी हो रहा है कि सहाफ़ियों को अगवा करना, सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाना, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। लेकिन उसके लिए भी ज़ाहिर है कि जब पूरी तरह से आपको वो नहीं होता तो आप डिसक्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो जानदार आवाज़ें हैं, जो आज़ाद आवाज़ें हैं, उनको आप मुतनाज़ा बनाएं और लोग उनकी बात करने, यकीन उन पे करना जो है वो छोड़ दें। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और ज़ाहिर है कि इस प्रोपेगेंडा के लिए पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मुशर्रफ के ज़माने में पाबंदी लगी, तालिबान से थ्रेट्स आई, जितने जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे उनकी तरफ से थ्रेट्स आई, फिर बहुत सारी प्रोपेगेंडा कैंपेन्स ख़िलाफ़ चली, फ़ेक न्यूज़ और फेक जो प्रोपेगेंडा है वो उसका इस्तेमाल ख़िलाफ़ किया गया। फिर भी हमने नवाज शरीफ का दौर था तो उनके नून लीग की हुकूमत पे तनकीद करते थे, खुल के करते थे। पीपल्स पार्टी का था, खुल के करते थे। ये जो दौर है इसमें भी ज़ाहिर है हमारा काम है कि हम तनकीद करें, और तनकीद करना मुश्किल काम होता है। कौन चाहेगा कि वो इस पूरी मुश्किल को जो है वो बर्दाश्त करे, वो गालियाँ खाए, वो लोगों की तरफ से फ़ेक प्रोपेगेंडा और वो उसको बर्दाश्त करे। लेकिन इसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं और उस क्रेडिबिलिटी पे लोग यकीन करते हैं, तो फिर उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है ताकि लोग उनके ऊपर यकीन ना करें। इसलिए फिर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत कोशिश की है, अगर कंट्रोवर्शियल बना दिया गया होता या लोग हम पे बात पे यकीन ना कर रहे होते तो जाहिर है कि लोग आज हमें जो है वो सुन ना रहे होते। जो थोड़ा बहुत देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सच कहें। और तनकीद तो कब कब नहीं हुई, क्या सुकरात के ऊपर नहीं हुई थी उस ज़माने में? क्या मैं तो कहती हूँ कि जितने हमारे अम्बिया पैगम्बर आए, जितने हमारे इमाम आए हक़ और सच के लिए बात करने वाले, उन सब पे तनकीद होती थी। अच्छा आसमा, आपने कहा कि नवाज शरीफ के ज़माने में आपने उन पर तनकीद की, तो क्या लोगों की याददाश्तें ख़राब हो जाती हैं? क्योंकि अब बड़े अरसे से आपके लिए कहा जाता है कि आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं मियां नवाज शरीफ के लिए और मरीम नवाज़ के लिए। अब आप अमेरिका आई तो पंजाब हुकूमत के काला ओहदेदार ने ट्वीट की कि आप बिलावल की लॉबिंग करने के लिए आई हैं, तो क्या कहेंगी इस पर? नहीं, वो एक जो सरकारी तर्जुमान है वज़ीर आज़म के, उन्होंने की थी, तो वो नाम नहीं लिखा उसमें उन्होंने किसी का भी। लेकिन ज़ाहिर है वो देखिए, कभी वो पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ देते हैं, कभी वो PMLN के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि आपने एक मुहिम चलानी है, आपने कैंपेन चलानी है। और जिस हुकूमत का काम ही सिर्फ ये हो कि वो तनकीदी आवाज़ों को दबाए, भले वो सियासत में हों, भले वो सहाफ़त के अंदर हों, भले वो सोशल मीडिया के ऊपर हों। आप देखें जिस जिस तरह के क़वानीन आए हैं, जिस जिस तरह की चीज़ें आई हैं आज़ादी सहाफ़त को और आज़ादी इज़हार को दबाने के लिए, आपका क्या ख्याल है कि ये सिर्फ मैं ही हूँ? मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर वो ये सारे जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करके अपनी जो कारकर्दगी है उसको छुपाते हैं, और उसको जो, ताकि लोग जो हैं उसको निशाना ना बनाएं, तो लेबल लोग लगाते हैं। हालांकि अगर हम पार्टी हैं किसी की तो वो पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान की जमहूरियत है, पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत है, क्योंकि हम पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं और हमें यही सोचना है। और शायद यही वो बात है
जिससे खौफ आता है इनको, जिससे डर लगता है इनको कि ये लोगों को जो एक पूरे इन्वायरमेंट बना चुके हैं, एक ऐसा जिसमें लोगों के जहनों को छोटा करके उनके खौल तैयार कर दिए गए, शाह दौले के चूहे बना दिए, लोगों को बना दिया है ताकि वो अपनी सोच ना सोचें, वो जमहूरी सोच ना सोचें, वो आइनी सोच ना सोचें, वो पार्लिमानी सोच ना सोचें, वो इंसानी हुकूक की बात ना करें, वो मजहबी आज़ादी की बात ना करें। वो चाहते हैं कि सब इस तरह के हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको बात करनी पड़ेगी, ये हमारा आईनी हक़ है। और अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब है हम बददियानत है। हम उस बददियानती के साथ नहीं खड़े हो सकते। आप बेशक जितनी मर्ज़ी गालियाँ दे दें, जितना मर्ज़ी डिस्क्रेडिट कर दें, हम बददियानत नहीं कहलवाना चाहते कि हमारी आने वाली नस्लें कहें कि जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त के जो सहाफ़ी थे वो क्या लिख रहे थे और क्या बोल रहे थे। सही। तो ये बताइए कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान में सहाफ़ी होना कितना मुश्किल काम है? पाकिस्तान में सहाफ़ी होना इतना मुश्किल काम नहीं है अगर कोई सहाफ़ी बनना चाहे तो, क्योंकि वहाँ सहाफ़ी रहे कौन से हैं? बहुत कम लोग हैं जो सहाफ़त कर रहे हैं, वरना तो लोग एजेंडों के ऊपर हैं, वरना तो लोग जो हैं वो दूसरों के स्पोक्स पर्सनस बने हुए हैं, वो पार्टियों के जमातों के स्पोक्स पर्सन हैं। जो आज़ाद सहाफ़ी हैं वो तो गिने चुने हैं, जो कि सच को सच कहते हैं और हक़ को हक़ कहते हैं, वो तो कम है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में सहाफ़त करना, हाँ अगर आप थ्रेट्स के हिसाब से देख रही हैं कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो है वो एक ख़तरनाक तरीन कैपिटल्स में से है, तो बिल्कुल उस जान के तहफ़्फ़ुज़ या उसके हिसाब से तो पाकिस्तान के अंदर उस तरह तो आसान नहीं है सहाफ़त करना, लेकिन करने वाले तो अपना काम करते हैं। हाँ, आपने कहा कि खुद सहाफ़ी जो हैं वो स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, तो क्या सहाफ़ियों से भी गलतियाँ हुई हैं? आज जो ये सूरत हाल आ रही है, रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्टिविटी नज़रअंदाज की गई है सहाफ़ियों की जानिब से, कुछ शख्सियात को या कुछ नज़रियात को फ़रोग देने की कोशिश की गई। देखिए, नज़रियात तो अगर आपके आइन के से मुतसादिम नहीं हैं और नज़रियात अगर आपके जमहूरियत से मुतसादिम नहीं है जो हमारे आइन के साथ है, तो वो सहाफ़ी हमेशा से बात कर, जो ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में कोड़े खाते थे, वो क्या वो पीपल्स पार्टी के हामी थे? नहीं थे ना, वो ज़िया-उल-हक़ के मुखालिफ थे। हमारे यहाँ ये हो गया है कि आपने सहाफ़ियों को जो हुकूमत के ख़िलाफ़ है या हुकूमत पे तनकीद करता है उसको आपने पार्टियों से जानबूझ के जोड़ दिया है। हाँ, मैं जिस बात की तरफ पहले निशानदेही कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोपेगेंडा मशीनरी के साथ हैं और वो पूरी उनके नज़रियात को फ़रोग देते हैं या उनके बारे में बात करते हैं। वो सहाफ़ी तो नहीं होते हैं। अगर कोई बहुत पुराने लोग हैं जिनके हम बात करते रहते हैं, जिनकी एक आवाज़ थी या एक सोच थी, तो जाहिर है कि उनके साथ अगर कहीं ना कहीं कोई आइडियोलॉजी उनकी कहीं मिक्स होती है तो और वो अपना काम कर रहे हैं तो वो तो ठीक है। लेकिन जहाँ पे वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं किसी जमात का और जहाँ पे वो किसी के बिहाफ पे बोलना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम आता है। और ये हर तरफ है, मतलब ये नहीं कि कोई किसी एक जमात के होंगे या किसी एक सोच के होंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली जो इन्वायरमेंट इस वक्त पाकिस्तान में बना दिया गया है उसमें जो हामी हुकूमत के हैं उनके लिए वो अलक़ाबात नहीं है जो अपोजिशन की जमातों के साथ अगर लोग खड़े हैं। अगर अच्छा खड़े आसमा, मीडिया को भी अगर हम ऑब्ज़र्व करें, प्राइवेट मीडिया आना पाकिस्तान में तो आना ही मुश्किल काम था, और लेकिन आया और बहुत अच्छा काम हो रहा था और आवाम की बहुत पजीराई मिल रही थी। लेकिन डू यू थिंक कि वी लॉस्ट आवर वे समवेयर इन बिटवीन? खुसूसन मैं मीडिया मालिकान के हवाले से बात करूँगी। उन्होंने, आपको लगता है देखकर पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल्स के एजेंडे आ गए बीच में और अगेन मीडिया मालिकान ने भी साइड ली? अब तो लोग कहते हैं वाज़ेह तौर पर कि भाई फ़लाना चैनल देख के हम बता सकते हैं कि ये इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और फ़लाना चैनल दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, दुनिया भर में ये होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये नहीं होना चाहिए लेकिन ये होता है, क्योंकि अब गैर जानिबदारी कोई चीज़ रही नहीं है कहीं भी दुनिया के अंदर। बदलते हुए ऐसे अथॉरिटेरियनिज़म है हर तरफ और एक आमराना रवैये और सोच को अब देखें विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है, और ख़ास करके पोस्ट कोविड तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल बदल गई है। तो मैं ये उसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि आप जो चैनल्स हैं अगर वो किसी के साथ मखसूस खड़े हैं तो उनको हम कहें कि ये ठीक कर रहे हैं, मगर पिछले कुछ अरसे से जो एक सेल्फ सेंसरशिप का इन्वायरमेंट बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है सहाफ़ियों के लिए। कि कोई सहाफ़ी सोशल मीडिया पे ट्वीट करता है तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है। वो टेलीविज़न तो ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो आपने देखा ही है कि जो सिचुएशन सामने आ गई है कि कंट्रोल्ड है हर चीज़, तो जाहिर है कि एक तरह से सेल्फ सेंसरशिप मुझे लगता है कि सबसे बड़ा
इस वक्त जो है वो नुकसान है जो हमारी सहाफ़त के लिए हो रहा है। जितनी ट्रोलिंग होती है सहाफ़ियों की, तो उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि आप बतौर सहाफ़ी उमूमन ये इंप्रेशन आता है कि हम बहुत मजबूत हैं, जो कि होता भी है सहाफ़ी मजबूत, लेकिन सोशल मीडिया पे सुबह शाम जिस तरीके से किरदार कुशी होती है लोगों की, तो वो कैसे असरअंदाज होती है आप पर? होती थी बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है एक नफसियाती दबाव पड़ता है आपके ऊपर, लेकिन जो ना नज़र आने वाले चेहरे होते हैं उनसे खौफज़दा क्यों होना, जिनका पता ही नहीं है, जो बॉट्स हैं, जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके बात करें और उनके हथियार जो हैं वो इस तरह के हैं, तो उनसे क्या खौफज़दा होना। तो मेरा ख़्याल है अपने आप से बात करने की ज़रूरत होती है। मुश्किल टाइम था, शुरू में नई चीज़ थी कि आपको इतना मतलब फ़ेक आपके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा, एक कोई ख़बर नहीं है मगर उसको बना के ऐसा जोड़ के बग़ैर नाम लिए ऐसी चीज़ चला के इशारतन बातें करना और मुहिम चलाना, ट्रेंड्स चलाना, ट्रेटर बना देना, गद्दारी के मुकदमे दायर कर देना, मतलब ये सब चीज़ें तो ये सब तो नज़र आ रहा था। लेकिन ये जो है सोशल मीडिया, इसके ऊपर गालियों के पीछे आप किस को ढूंढेंगे, कितना ढूंढेंगे आप। और फिर जब उनकी पुष्पनाही पे बहुत बड़े बड़े लोग हों, सरकारी लोग हों, तो आप उनको किस तरह से ढूंढ सकते हैं? आप नहीं ढूंढ सकते हैं। तो कोई पिटिशन भी गई थी ख़वातीन सहाफ़ियों की तरफ से, उसका क्या? पिटिशन गई थी, पिटिशंस तो जाती रहती हैं, मगर क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान में किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये है कि ख़वातीन का एक मज़बूत आवाज़ के साथ सामने आना और चैलेंज करना। देखिए, जब हम ये कह देते हैं ना कि अगर मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होता है। बोलने से बहुत कुछ हो जाता है। बोलना ही तो नहीं छोड़ना, बात कहना ही तो अपनी नहीं छोड़ना, यही तो सबसे बड़ा हथियार है जिसको कि वो इस्तेमाल करके आपकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो बोल के ही तो आपको अपनी बात कहनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इतने 3 साल के अंदर जो एक पूरी इन्वायरमेंट बनाई गई है, इसमें उस बोलने और उस लिखने के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई हुई है, ताकि एक मखसूस माहौल जो है वो बनाया जाए। तो समझने की बात यह है कि वो जो लिखने और बोलने वाले हैं, अगर वो आमरीयतों में, बदतरीन आमरीयतों में भी आवाज़ उठाते रहे हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी किरदार कुशी कर लें लोगों की, आप जितना मर्ज़ी लोगों को दबाने की कोशिश कर लें, सच की आवाज़ और हक़ की जो ताकत है ना, उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। और यही वो ताकत है जिससे आप खौफज़दा होते हैं और फिर मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आसमा, आपकी अपनी ज़ात जब तक हो, मेरे ख्याल से इंसान प्रेशर फिर भी ले सकता है, लेकिन जब आपके साथ आपके शौहर हों, बच्चे हों, ख़ानदान हो, कितना मुश्किल लगता है? बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कभी इन चीज़ों से? बिल्कुल नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं होते। बच्चों को भी बल्कि बहुत सीखा है पिछले, छोटे हैं अभी, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ पिछले 3-4 साल में तो बच्चों ने बहुत सीखा है। तो और डरना किस बात से? जिनके हम मानने वाले हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उन पे तो बहुत मुसीबतें आती रही हैं। तो ये वो ताकत है जो कि हमें बहुत ज़्यादा हौसला देती है, ताकत देती है आगे बढ़ने की। तो इसलिए डरने की क्या ज़रूरत। अच्छा आसमा, आपने भी उस ज़माने में रिपोर्टिंग की है जब परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, और अब तो फिर जमहूरियत है, क्या फ़र्क देखती हैं आप? मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे और मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप जो थी, बेशक उन्होंने एक पार्लियामान बना दी और उन्होंने सब कुछ किया, मगर वो एक नज़र आ रहा था ना कि एक डिक्टेटर है, आप वो आइन को तोड़ के आए हैं, मुअत्तल करके आए हैं आइन को, और आइन शिकन है। मगर जब आप एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जिसके अंदर आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप एक जमहूरी नाम की हुकूमत है लेकिन गैर जमहूरी काम है, तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाइब्रिड रिजीम जो है वो बड़ी नुकसानदेह है, मैं ये समझती हूँ कि ये इस हाइब्रिड रिजीम में बड़े लोग एक्सपोज हुए हैं। इस हाइब्रिड रिजीम ने बड़ा इस बात को जो है वो एक्सपोज किया चीज़ों को। तो ये तो हो गया पॉजिटिव जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नेगेटिव है वो ये सेल्फ सेंसरशिप है, क्योंकि इस हाइब्रिड रिजीम की ने जिस तरह की भी इन्वायरमेंट बनाई है, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ के आलम में खड़ा कर दिया है। यानी सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ, और मैं क्या कह रही हूँ, मतलब बहुत सारे आदाद व शुमार आपकी नज़र से गुजरे होंगे। ये जो रैंकिंग आती है इंटरनेशनल, वो आपके सामने है कि पाकिस्तान कितने पॉइंट्स नीचे गिरा है पहले से, और कैपिटल में एक महीने 1.5 महीने के अंदर और कुछ फ़र्क के साथ जो है वो आपके सहाफ़ियों को और मेन सहाफ़ियों को टारगेट किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नज़र आ रही हैं।
अच्छा आसमा, अब जो मौजूदा दौर है ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म का दौर है। फ्री वेब चैनल्स अवेलेबल हैं, मेरे पास माइक है, मेरे पास कैमरा है, मैं सहाफ़ी बन सकती हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पे खबर की तस्दीक भी नहीं हो सकती, किसी की भी इज्जत के चीथड़े भी उड़ाए जा सकते हैं, कोई भी अफवाह मशहूर की जा सकती है और उनको वायरल होकर वो सैकड़ों हज़ारों रीट्वीट्स हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, जो फेक न्यूज़ का एक कल्चर है वो ज़ाहिर है कि वो नुकसानदेह है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, पूरी दुनिया में है। और लेकिन दुनिया में पाबंदियाँ तो नहीं लगी हैं। हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉगर्स उठा लिए जाते हैं, व्लॉगर्स उठा दिए जाते हैं, या बहुत सारी और चीज़ें। ये विद पैसेज ऑफ टाइम लोग जो है वो छन्नी में से छन के आएंगे। मैं किसी किस्म की भी पाबंदी पे इस हवाले से उसके ख़िलाफ़ हूँ, बेशक मैं उसका बहुत निशाना बनी हूँ। आज भी जब भी कोई फ़ेक न्यूज़ होती है, लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं। लोग कहते हैं कि डिजिटल मीडिया है, मेन स्ट्रीम बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म होगा, क्योंकि लोग आज भी तस्दीक के लिए जो है वो रुख करते हैं आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को। और आज भी जो है वो बहुत सारे लोग, बेशक डिजिटल का ज़माना है, ट्रस्ट करते हैं टेलीविज़न को भी और अखबार को भी और रेडियो चैनल्स को भी, जो अपनी दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इग्नोर करना है डिजिटल मीडिया को। ये एक बहुत बड़ी पावर है और हर हाथ में है। 12-13 करोड़ तो पाकिस्तान में हैं जो कि सारिफीन हैं इसके, और वो ओपिनियन रखते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर यकीन है कि वो फेक प्रोपेगेंडा को चेक ज़रूर करते होंगे कहीं ना कहीं से कि ये ठीक भी है या नहीं है। या बहुत सारे, जैसे यूट्यूब पे आप देखो कि मतलब ऐसी ऐसी ख़बरें आती हैं खुद हमारे बारे में कि हम हैरान और परेशान हो जाते हैं कि यार, अब वो किसी का व्लॉग बिकता है तो वो व्लॉग बेचने के लिए अब बहुत सारे लोग बेट्स होते हैं बाहर, कुछ बहुत से लोगों को फ़ोन किया तो वो, भैया आपने मेरे बारे में ये हेडर क्यों लगा दिया? नहीं, अंदर हमने कुछ नहीं कहा, हेडर है सिर्फ। और वो फिर लोग देखते नहीं है, तो हमने कहते चले अगर हमारे नाम पे आपका व्लॉग चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप कर लें, कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच आसमा शराजी हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच निदा।